अपन कर रहे थे पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, अपन पढ़ रहे थे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। हमने कुछ पार्ट लास्ट क्लास तक किया और आज कुछ आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो सेक्शन हम लोग कर रहे इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वाज सेक्शन नंबर 4 व्हिच वाज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आप सबको पता है कि आप पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है। क्या है पार्टनरशिप का डेफिनेशन? इट इज अ रिलेशन, क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन two persons. It is a relation between persons. Not two persons नहीं, two persons तो minimum होता है. It is a relation between persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or all. सही बोला क्या मैंने? और all या any of them? क्या था? all तो पहले आ गया. Any of them. Any of them acting for all. ठीक है, तो इसमें मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखा. अभी तक ये वाला जो डेफिनेशन है सेक्शन नंबर 4 में है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए. अब जब हम लोग रिवाइज करेंगे ना, अब जब आप लोग चैप्टर्स को रिवाइज भी करोगे तो किस तरीके से अब आप लोग रिवाइज करोगे, समझो बात को, ठीक है. सबसे पहले आप पेज बाय पेज देखो कि इस पर्टिकुलर पेज में ऐसा कोई टॉपिक है क्या जो आपके दिमाग में सेट नहीं हुआ, ठीक है. अगर ऐसा कोई टॉपिक है तो उसको मार्क करने का. अदरवाइज आपको लगता है कि चैप्टर ये जो पेज है वो कंफर्टेबल है, चैप्टर वगैरह मत सोचो. वो पर्टिकुलर पेज, जैसे ये वाला पेज अपन कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला पेज कर रहे हैं अपन, सोचो तो ये पेज आपका दिमाग में पूरा सेट है या नहीं, ये आपको देखना, ठीक है. तो इट विल बिकम, आपका जो दिमाग का जो हेडेक है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा वापस से, ठीक है. तो पार्टनरशिप का सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन किया. आपको फीचर्स वगैरह पता है कि एटलीस्ट 2% चाहिए और मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, बताइए. मैक्सिमम कितने लोग? 50 लोग. एंड सेक्शन नंबर क्या है? 4. व्हाट? 4. फिर क्या था? 64. ठीक है. एग्रीमेंट से होता है पार्टनरशिप या इनहेरिटेंस से होता है पार्टनरशिप? Agreement. एग्रीमेंट. बिजनेस जो है उसका मोटिव क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट्स. क्या ऑक्यूपेशन, ट्रेड, सब कुछ बिजनेस के अंडर ही आता है. हाँ. प्रॉफिट्स शेयर करना, प्रॉफिट्स देना अपने पार्टनर्स को, क्या वो कंपलसरी है? नहीं है. प्रॉफिट्स देना, हाँ. प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी है. क्या लॉसेस शेयर करना कंपलसरी है? नहीं. नहीं है. एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन एक्टिंग फॉर ऑल में क्या था वर्ड? एक इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था आपका? म्यूचुअल एजेंसी. म्यूचुअल एजेंसी. यानी कि एक जन काम करेगा उसके लिए पूरा फर्म रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. तो यानी कि या तो पूरा जन काम करेगा तब भी वो रिस्पॉन्सिबल है, एंड अगर कोई एक जन ने पूरा फर्म को रिप्रेजेंट किया तो भी वो रिस्पॉन्सिबल है. आज ये 5th नंबर पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट जो है 5th नंबर पॉइंट, इसमें तो थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे आज वाले वाला पॉइंट, ठीक है. हाँ. फिर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का सेक्शन नंबर क्या था? सेक्शन नंबर क्या था ट्रू टेस्ट देखने के लिए? सेक्शन 6, ठीक है. अब मुझे बताओ सेक्शन 6 में क्या क्या चीज था? एक एग्रीमेंट होना जरूरी है इनके बीच में. क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से हम लोग को कंक्लूसिव एविडेंस मिल जाता है कि पार्टनरशिप है? नहीं मिलता है, ऑब्वियसली नहीं मिलता है, क्योंकि खाली प्रॉफिट शेयर करने से पार्टनरशिप में हो जाए ये जरूरी नहीं है. इसका मैंने देखा था लेंडर वाला एग्जांपल, किसी को लोन वगैरह दिया, विडो डिजीज चाइल्ड वाला पॉइंट, ठीक है. जॉइंट प्रॉपर्टी अगर हम लोगों ने खरीदा और उसको रेंट में डाल दिया, तो ये सब चीज होने के बाद अगर हम लोग प्रॉफिट्स कमा भी रहे हैं तब भी वो जो प्रॉफिट्स कमा रहे हैं वो अपने लिए क्या है? वो अपने लिए क्या है? वो अपने लिए पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट. आज कौन कौन एब्सेंट है? आज प्रथा नहीं दिख रहा हमको. प्रथा कहाँ है? प्रथा, तुषार, शिव, आई फील जतिन तो बोल के एब्सेंट हुआ. प्रथा कहाँ है? प्रथा को पता है ना क्लास के बारे में? ये लोग को पता है ना क्लास के बारे में? हाँ धनशी लोग एक बार कंफर्म कर लो आप लोग. हाँ
उससे जरा टाइम हाँ अलग भैया पता है उसको। पता है ना, एक बार उससे पूछ लो, मैसेज कर लो उसको क्लास हाँ भैया एक सेकंड। ठीक है। तो ये था ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि सिर्फ एसओपी यानी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या पार्टनरशिप होता है, बताओ मेरे को, होता है क्या? ये आंसर इज ना। ठीक है, नहीं होता है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट क्या इंपॉर्टेंट है जो पार्टनरशिप में होना चाहिए, वो क्या है आपका म्यूचुअल एजेंसी, राइट? म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है, क्योंकि पार्टनर्स लोग के बीच में अगर म्यूचुअल एजेंसी है तभी उसे हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। ठीक है, यानी कि एक पार्टनर जो है वो एक एजेंट भी है और साथ में वो क्या है, वो एक प्रिंसिपल भी है, राइट? ठीक है, ये वाला स्पेलिंग गलत लिख गया, वो एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल भी है, यानी कि वो एक खुद के एक्टिविटी से भी रेस्पॉन्सिबल है, और अगर उसके बिहाफ में किसी पार्टनर ने कुछ किया तो उन एक्टिविटीज के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि वो दोनों एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वाला हमने पार्ट किया था। फिर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप था, ये बहुत ही बेसिक था। पार्टनरशिप एट विल मतलब इच्छा से है, तो इसको बंद करना होगा तब भी कैसे बंद करेंगे अपन? पार्टनरशिप एट विल बंद करना होगा तो कैसे करेंगे? भैया हाँ जी, प्रथा का हेडेक हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे बताओ पार्टनरशिप एट विल जो है वो कैसे सेटअप होता है? सेटअप कैसे होता है अपने मर्जी partnership? से, अपना मर्जी से। तो बंद भी कैसे होगा? अपने मर्जी से। मर्जी से। फिक्स पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स रहता है, उसके बाद भी पार्टनरशिप कंटिन्यू हुआ तो क्या होगा? विल हो जाएगा। एट विल हो जाएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर काम। एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप सेटअप किया, वो काम खत्म हो गया, उसके बाद भी आप पार्टनरशिप कंटिन्यू कर रहे हैं, तब पार्टनरशिप एट क्या बन जाएगा? जो पर्टिकुलर काम के लिए आपने पार्टनरशिप फर्म खोला था, वो पर्टिकुलर काम खत्म हो गया, उसके बाद भी पार्टनरशिप चला रहे हो, तो आप मुझे बताओ वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगा? अब एट विल। एट विल बन जाएगा। वेरी गुड। और जनरल पार्टनरशिप क्या होता है? जनरल पार्टनरशिप, ठीक है, जनरल जो भी बिजनेस वगैरह के लिए होता है, उसके लिए अगर हम लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म खोला है तो उसे हम लोग बोलेंगे जनरल पार्टनरशिप। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका, हम लोगों ने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, तो ये आप लोग अपने हिसाब से सेल्फ भी कर सकते हो, अब तो इतना इजी आप लोग के लिए हो गया होगा पार्टनरशिप डीड वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, ये आपको पता है एक्टिवली बिजनेस पार्टिसिपेट करता है, अगर वो बिजनेस छोड़ रहा है तो उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा? हाँ हाँ हाँ, अगर एक एक्टिव पार्टनर अपना पार्टनरशिप कंसर्न को छोड़ रहा है तो उसको क्या सबमिट करना पड़ेगा? पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस। बिना पब्लिक नोटिस अगर वो सबमिट कर दिया तब भी वो क्या कंटिन्यू, क्या वो लाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? हाँ। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर या फिर डोरमेंट पार्टनर, मुझे बताओ क्या वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस में? नहीं। नहीं, बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। क्या वो लाइबिलिटी, थर्ड पार्टी के लिए लाइबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है? हाँ। रेस्पॉन्सिबल है। क्या उसको कोई पब्लिक नोटिस देना है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट? ना। नॉमिनल पार्टनर क्या है? क्या उसको प्रॉफिट मिलता है? नॉमिनल पार्टनर को क्या प्रॉफिट मिलता है क्या? नहीं। नहीं। मिलता है। क्या उसका कोई इंटरेस्ट है बिजनेस में? नहीं। तो क्या करता है, सिर्फ अपना नाम देता है, बट क्या वो थर्ड पार्टी के लिए लायबल है? हाँ। हाँ। क्या पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए बन सकते हैं? हाँ। ठीक है। इनकमिंग पार्टनर में क्या कंसेंट मेजॉरिटी का चाहिए होता है या सबका चाहिए होता है? सबका। सबका चाहिए होता है। आउटगोइंग पार्टनर में कब लाइबिलिटी खत्म होता है? डेट मतलब आउटगोइंग पार्टनर का लाइबिलिटी कब खत्म होता है? जिस दिन पब्लिक में अनाउंस कर देते। पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस जब देता है। अच्छा, कोई भी एक्टिविटी किया टिल द टाइम ऑफ पब्लिक नोटिस, क्या वो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है? हाँ। अगर वो फॉर्म छोड़ दे तब भी रिस्पॉन्सिबल है? हाँ। राइट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है कि वो विलिंगली क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट हिमसेल्फ करता है। ठीक है, या तो रिप्रेजेंट खुद से करता है, या फिर वो परमिट कर रहा है, या तो वो खुद से बोल रहा है कि मैं पार्टनर हूं, या फिर वो नोइंगली अलाउ कर रहा है फर्म को, जब उसके पार्टनर्स लोग बोल रहे हैं कि हमारा पार्टनर है तो वो एडमिट कर रहा है उस चीज को।
और उस एडमिशन के चक्कर में जो वो एडमिट कर रहा है या फिर वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके चक्कर में अगर किसी ने कोई बिजनेस में रिप्रेजेंटेशन कर दिया, कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी आउट कर दिया, तब क्या वो पार्ट जो बंदा है वो रेस्पॉन्सिबल होगा अपने एक्ट के लिए? रेस्पॉन्सिबल होगा क्या वो? हाँ The answer is yes, because he will become what? He will become a partner in what? He will become a partner in by holding out. holding out. Section 28 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, क्वेश्चन बना बना के घुमा घुमा के पूछेगा आप लोग को। आपको एकदम अलर्ट रहना है। आपको ये बॉक्स वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट में कुछ नहीं पढ़ना। अब ये सब पढ़ने का दरकार नहीं है आप लोग को, ठीक है? अब आप लोग को ये वाला पार्ट पढ़ना है मेनली खाली, ठीक है? और इसके साथ में आपको ये दिमाग में रखना है कि वो थर्ड पार्टी के लिए अगर कोई भी लाइबिलिटी है, अब इवन दो he is not a partner, he is not a partner, but वो deemed हो जाएगा क्या? a partner by, he will be deemed मतलब कि वो बन गया अब क्या? partner by holding out। और ट्राई करो सेक्शन नंबर याद करने का, जो कि सेक्शन नंबर क्या है आपका? सेक्शन नंबर क्या है आपका? 28। ठीक है, 28। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था आपका? अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया, मतलब कि अब आप लोग का बेसिक्स वाला पार्ट खत्म हो गया। नाउ अब हम लोग को जानना है कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स का, क्या क्या पावर है पार्टनर्स के पास में, जो हमने लास्ट क्लास में फोकस ज्यादा किया था इसके बारे में, ठीक है? और क्या ड्यूटीज है, ठीक है, पार्टनर का। ड्यूटीज क्या क्या है कि बिजनेस कैरी आउट करोगे इन द कॉमन ग्रेटेस्ट एडवांटेज, बराबर, ठीक है? बिजनेस आपको कैरी आउट करना है कैसे? बताओ। ठीक है, ग्रेटेस्ट एडवांटेज के लिए बिजनेस कैरी आउट करना है आपको कि बिजनेस का भला हो। फिर आपको क्या होना पड़ेगा? जस्ट एंड फेथफुल। और आपको क्या रेंडर करना है? ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एंड आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो है वो देना पड़ेगा। मतलब कि सर जब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, मतलब कि आपको सारा अकाउंट्स बताना पड़ेगा, आपको जस्ट एंड फेथफुल होना पड़ेगा, और आपको बिजनेस इस तरीके से कैरी आउट करना है कि उस बिजनेस का ग्रेटेस्ट एडवांटेज हो। यानी कि अगर आप पॉइंट्स याद कर रहे हो तो आप इस तरीके से ऑर्डर में याद कर लो। 1 2, आपको शॉर्टकट भी मैंने दिया है वैसे तो, अदरवाइज आप इस ऑर्डर में याद कर लो तो आपको पूरा लिंक में बन जाएगा। जस्ट एंड फेथफुल कैसे प्रूव करोगे? जस्ट एंड फेथफुल आप कि आप ट्रू अकाउंट्स दिखा रहे हो, और आपको क्या कोशिश करना है कि आप जो बिजनेस आउट कैरी आउट कर रहे हो वो फर्म के ग्रेटर कॉमन एडवांटेज के लिए है, ठीक है? अब देखो एक चीज आप ध्यान रखना, ये वाला चीज तो क्लियर हो गया होगा आप लोग का, क्योंकि सब एकदम मतलब होता है ना, खुद है, इजी पार्ट है एकदम, ठीक है? अब सेक्शन नंबर 10 को ध्यान रखो, क्योंकि आज ही मैं आपको सेक्शन नंबर 10 से, मतलब होपफुली आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में जब भी, ठीक है, आपको मैं सेक्शन नंबर 10 का जो पार्ट है ना उससे एक पार्ट से रिलेट करवाऊंगा आपको, ठीक है? आपको ध्यान रखना खाली। सेक्शन नंबर 10 में क्या था सर कि अगर किसी पार्टनर ने, ठीक है, अगर किसी पार्टनर के वजह से लॉस हुआ है, अगर किसी पार्टनर की वजह से लॉस हुआ है, तो मुझे बताओ क्या बाकी पार्टनर्स लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं? अगर किसी पार्टनर की वजह से लॉस हुआ है तो क्या बाकी पार्टनर्स लोग रेस्पॉन्सिबल होते हैं? हाँ होते हैं। बट अगर वो पार्टनर ने लॉस किया है बाय फ्रॉड, अगर उसने कुछ फ्रॉड किया है, तो क्या उसका ड्यूटी है कि वो बाकी पार्टनर्स लोग को इंडेमनीफाई करेगा, कंपनसेट करेगा? हाँ बताओ मेरे को, एकदम बिल्कुल सही, ठीक है? इंडेमनीफाई का मतलब होता है कंपनसेट, ठीक है? बिल्कुल करेगा सर, कि मतलब कि सर अगर उसने फ्रॉड नहीं किया तब तो वो कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं करेगा, कोई भी वो कॉम्पेंसेशन नहीं करेगा। बट अगर उसने कुछ फ्रॉड किया, उसकी वजह से लाइबिलिटी आया, देन ही इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, फॉर इंडेमनीफाइंग द अदर पार्टनर्स, ठीक है? क्योंकि आपने जो काम किया वो क्यों किया? ड्यू टू फ्रॉड, ठीक है? ये वाला पार्ट खत्म हो गया आपका। अब है आप लोग का राइट्स वाला पार्ट। यहां तक अपन ने किया था ड्यूटी वाला पार्ट, ठीक है? अब है राइट्स वाला पार्ट। क्या क्या राइट्स है आपका, ठीक है? पहला तो मुझे ये जानना है कि राइट्स होता कैसे कैसे। पहले अपन ने ड्यूटी कर लिया, फ्लो देखो चैप्टर का, सेक्शन 4 किया, फिर 6 किया, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, ये सब किया, ठीक है? सेक्शन 28 वाला पार्ट जो था, होल्डिंग आउट वाला पार्ट। अब डिस्कस किया हम लोगों ने ड्यूटीज एंड राइट्स। तो हेडिंग दिमाग में रखो कि ड्यूटीज क्या क्या था, ठीक है? दिमाग में रख लिया आपने। फिर राइट्स क्या क्या है। अब राइट्स जानने से पहले मेरे को ये जानने का है कि राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो कैसे बन रहा है। एक जो बहुत ही मतलब खतरनाक वाला लाइन है जो आपको बार बार यहाँ पे मिलेगा, वो ये 2 लाइन देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एक ये मिलेगा, और आपको एक मिलेगा सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आपने सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब कि एक्ट में लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर आपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तब बात अलग है, इसके बारे में हम लोग और डिस्कस करेंगे अभी आगे जाकर। बट इसमें क्या लिखा हुआ है सर कि अगर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में क्या लिखा हुआ है सर
कि जो राइट्स है, म्यूचुअल राइट्स है आपका, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हो सकता है, आपके जितने भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आज हम लोग इसके बारे में, ठीक है। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर उसमें कुछ आप चेंजेस ले, पहले आप मुझे बताओ, क्या आप जो कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, ठीक है, शुरू में आप पार्टनरशिप फर्म में एंटर किए और आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, क्या आप उस पार्टनरशिप फर्म का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ऑल्टर कर सकते हैं? क्या आप उस पार्टनरशिप फर्म के कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर कर सकते हो क्या? ऑल्टर नहीं कर सकते, रीड्राफ्ट कर सकते। हाँ, मतलब ऑल्टरेशन यानी चेंजेस कर सकते हो, नहीं कर सकते हाँ कंडीशन में? हाँ भैया कर सकते हैं, बट कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो? खाली पूरे पार्टनर का जब कंसेंट होगा जब। ठीक है, पूरे पार्टनर का, जब सारे पार्टनर्स का, ठीक है, कंसेंट होगा तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, सारा कंसेंट चाहिए तभी आपका जो है कंटेंट कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितना भी पार्ट का बुक है आपके पास, इसके जिसके पास में, आइए सबके पास ही होना चाहिए। आप लोग का ये वाला पार्ट जो है इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे क्या 2-3 दिन से काफी बारिश वगैरह इशू आ रहा है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। तो मैं एक बार, अच्छा साउंड में कोई दिक्कत नहीं है ना, आवाज में तो कोई इशू नहीं है? काइंडली नहीं भैया। आवाज में कोई इशू, नेटवर्क में कुछ इशू होने से मेरे को बताना, ठीक है। हो सकता है मैं वीडियो एक बार के लिए ऑफ रखूं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे करंट का इशू आ रहा है, इन्वर्टर भी का भी इशू आ रहा है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को कि सर म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वाला जो पॉइंट है तो समझ में आ रहा है आपको कि भैया म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज जो है, अगर आपस में, अगर आपने आज पार्टनरशिप फर्म खोला तो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज किसके बीच में होगा? आपके पार्टनर्स के बीच में, सर ये तो हमें पता ही है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके बीच में, जो जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज लिखा हुआ है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये तो आपको पता ही है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में आपने कुछ भी वेरिएशन लेके आया, कुछ भी ऑल्टरेशन लेके आया, इट हैज टू बी डन विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है, ठीक है। आप मुझे बताओ, एग्रीमेंट्स विद रिस्ट्रेन टू ट्रेड, जो एग्रीमेंट्स होते हैं विद इन रेस्ट्रेन टू ट्रेड, वो क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है या वॉइड होता है? वॉइड होता है। एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड जो होता है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट मुझे बताओ क्या इसका एक्सेप्शन है? जो सेक्शन नंबर 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो ट्रांजैक्शंस को वॉइड कराया गया है, क्या उसमें कुछ एक्सेप्शन है क्या? हाँ भैया, क्या क्या एक्सेप्शन है? क्या क्या एक गुडविल बाई करके। क्या क्या एक्सेप्शन है? एक आपका, अगर गुडविल अगर आपने परचेज किया है, ठीक है, वो वाला पॉइंट भी आज हमको देखिएगा कि अगर आपने गुडविल अगर परचेज किया है तो आप चाहो तो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो क्या? एक सेकंड रुको, हाँ। आप मुझे बताओ, अगर आपने गुडविल परचेज किया है किसी फर्म का, तो क्या आप दूसरे फर्म के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो क्या? बताओ, आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या आप लोग को? हाँ भी। आ रहा है ना? ठीक है, प्लीज कंफर्म करते रहो क्योंकि हमको अभी नहीं समझ में आ रहा है कि इंटरनेट कैसे चल रहा है। आंसर बताते रहो मेरे को। देखो, पहले मुझे बताओ, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेन टू ट्रेड, एग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है एज पर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? वॉइड। वॉइड है। उसके एक्सेप्शंस, एक जन ने बोला गुडविल वाला चीज, अगर मैंने किसी फर्म का गुडविल परचेज कर लिया है तो क्या मैं चाहकर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूं क्या? आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। आप रेस्ट्रिक्शंस जो है उसको लगा सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हो, प्रोवाइडेड वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हो, प्रोवाइडेड वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हो। बताओ मेरे को। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या हो? किसी को याद नहीं है?
हाँ, क्यों कंडीशंस क्या हो? अनरीजनेबल ना हो, यानी कि जो भी आप लिमिट्स रख रहे हो वो एक स्पेसिफिक और एक रीजनेबल लिमिट्स के हिसाब से होना चाहिए। जो लिमिट्स आप रख रहे हो वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है, ये चीज जरूरी है। उसके अलावा और क्या था आपका? एक तो ये था गुडविल वाला पॉइंट जो आपने बोल दिया, एक एक्सेप्शन, ये वाला पॉइंट का एक एक्सेप्शन था आपका, गुडविल वाला पॉइंट, ठीक है। और एक एक्सेप्शन क्या था? पार्टनरशिप फॉर्म वाला था क्या रेस्ट्रिक्शन? बताओ मेरे को। outgoing partner. ठीक है, उसमें क्या था? अगर आप एक फर्म छोड़ रहे हो या फिर एक फर्म में आप हो तो क्या आप सिमिलर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो क्या इन जनरल? बताओ मेरे को, क्या आप सिमिलर कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो क्या इन जनरल? नहीं. अगर मैं रेस्ट्रिक्शन लगाऊं एज अ पार्टनरशिप फर्म तो क्या वो वैलिड रहेगा? द आंसर इज यस, वो वैलिड रहेगा प्रोवाइडेड कि वो रीजनेबल लिमिट्स में हो। यानी कि चाहे वो गुडविल वाला पॉइंट हो चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म वाला पॉइंट हो, दोनों में एक चीज कॉमन किया है कि आप रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो बट प्रोवाइडेड कि वो रीजनेबल लिमिट्स में हो, वो सिर्फ स्पेसिफाइड लिमिट्स तक ही हो। अगर आपने अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस लगाया तब वो जो एग्रीमेंट आपने किया है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? अब बेसिक पार्ट मुझे बताओ, ठीक है, ये मैंने पार्ट कर लिया। अब राइट्स वाला पार्ट है, राइट्स, ठीक है। राइट्स वाला जो पार्ट है वो डिस्कस किया गया है इन सेक्शन नंबर 12, ठीक है। राइट्स वाला जो पार्ट है वो डिस्कस किया गया है इन सेक्शन नंबर 12। उसमें क्या लिखा हुआ है सर? बेसिक सा फीचर, एकदम वो एकदम सिमिलर पार्ट है। देखो एकदम सिमिलर पार्ट है। सबसे पहले कि आप चाह कर, आप स्लीपिंग पार्टनर हो, आप एक्टिव पार्टनर हो, आप नॉमिनल पार्टनर हो, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यस ऑब्वियसली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले से बनाया हुआ है, अगर आपने किसी पार्टनर को ऑलरेडी बोल दिया कि भैया सुनो तुम पार्टनर हो, समझ में आ रहा है, तुमको तुम्हारा प्रॉफिट मिल जाएगा, वो ठीक है, बट अपन कॉन्ट्रैक्ट पहले ही कर लेता है कि तू जो है वो बिजनेस का कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट पहले से बनाया हुआ है, सारा पार्टनर्स लोग एग्री कर रहा है, ठीक है, देन इन दैट केस बात अलग है। अदरवाइज अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है देन इन जनरल आप कोई भी टाइप का पार्टनर हो, नॉमिनल पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, एक्टिव पार्टनर हो, कोई भी पार्टनर हो, you have a right to participate in the conduct of the business. You have a right to take part in the conduct of the business. ठीक है, आपके पास एक राइट है कि आप बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नंबर 2 क्या है? ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड, ठीक है, राइट टू बी कंसल्टेड। इसमें क्या है सर कि अगर आपका जो फर्म है वो कुछ भी मेजर डिसीजन ले रहा है तो ये बाकी पार्टनर्स लोग का रेस्पॉन्सिबल है कि वो लोग आपसे कंसल्ट करें, यानी कि सारे पार्टनर्स का कंसल्टेशन हो इन केस ऑफ मेजर मैटर्स। बट जो रूटीन मैटर्स है, जैसे कि आज आपको इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करना है, रेंट वगैरह का पेमेंट करना है, उसमें अगर आपके मेजॉरिटी पार्टनर्स एग्री करते हैं तो वो सफिशिएंट है, आपको सारे के सारे पार्टनर्स का कंसेंट लेना जरूरी, ठीक है। एंड क्या एक पार्टनर के पास में बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस करने का पावर है? हाँ बिल्कुल है, हाँ. ठीक है, वो कभी भी कर सकता है, चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर। खत्म जी, ये भी हो गया, एकदम इजी वाला पार्ट था खत्म। फिर म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग ने क्लास 12 में पढ़ा ही होगा ऑलरेडी एक बार, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताओ, क्या एक पार्टनर का राइट है रेम्यूनरेशन मिलना? क्या उसका राइट है? क्या उसको जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको मिलेगा ही मिलेगा? नहीं नहीं नहीं। बट अगर कस्टम है और एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, कस्टम मतलब कि आज तक ऐसे चलते आ रहा है, प्रथा है, और एक्सप्रेस एग्रीमेंट है, लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, देन इन दैट केस मुझे बताओ, लिखा हुआ जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकता है, लिखा हुआ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट है देन इन दैट केस आपको रेम्यूनरेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। आप मुझे बताओ, क्या शेयर ऑफ प्रॉफिट आपका राइट हाँ है? अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स कैसे मिलेगा? इक्वली इक्वली मिलेगा। आप मुझे बताओ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मैंडेटरी है आपको मिलना? क्या इंटरेस्ट नहीं ऑन कैपिटल मिलना मैंडेटरी है? द आंसर इज नो, नहीं. इट इज नॉट मैंडेटरी टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? 3 पॉइंट। नंबर 1 तो पहला 2 चीज तो सेम ही है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट और ट्रेड कस्टम, ये तो आपको पहले से पढ़ा हुआ है, ये वाला सेम पॉइंट है।
लास्ट पॉइंट है, अगर लॉ ने ही बोल दिया आपको, लॉ ने बोला है कि भैया इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करो, तब बात अलग है। अगर लॉ बोल रहा है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट है और ट्रेड और कस्टम है, then in that case you are bound to pay interest on capital। ठीक है, आप मुझे बताओ, अगर किसी पार्टनर ने अपने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया तो does he have the right to receive interest? yes, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना परसेंट में मिलेगा? 6%, 12% पर एनम लिखना पूरा, सिर्फ 6% मत लिखना, एग्जाम में मार्क्स कट जाएगा। राइट 6% पर एनम। ठीक है, राइट टू बी इंडेंटिफाइड पता है ये आपको मैंने। सोचो मतलब कि बाई चांस सोचो शिवम एक पार्टनर है फर्म का, अब बाई चांस क्या हुआ, एक थर्ड पार्टी आया, एक थर्ड लाइबिलिटी था पार्टनरशिप का, 40,000 रुपए का लाइबिलिटी था, शिवम ने एक बार फर्म के बिहाफ में पेमेंट कर दिया, तो मुझे बताओ क्या फर्म जो है शिवम के लिए लाइबल होगा या नहीं होगा? क्या फ्यूचर में शिवम को पेमेंट करना पड़ेगा? बताओ मेरे को। ऑब्वियसली हाँ करना पड़ेगा। he has the right to be indemnified। Similarly, अगर आपने फर्म का कुछ एसेट्स को यूज किया तो क्या पार्टनर को इंडेमनिफाई करना पड़ेगा फर्म को? तो दोनों तरफ से है। अगर फर्म का कोई एक लाइबिलिटी को पार्टनर ने पूरा किया तो फर्म इंडेमनिफाई करेगा पार्टनर को, एंड सिमिलरली अगर पार्टनर को कोई एडवांटेज होता है बिकॉज ऑफ द फर्म, तो द फर्म विल गेट द इंडेमनिफिकेशन फ्रॉम द पार्टनर। सिंपल, इसमें कुछ भी याद करने वाला पॉइंट नहीं है, दिमाग में सिर्फ समझ लो ये वाला पॉइंट्स को। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है आपको, स्पेशली इंटरेस्ट ऑन एडवांटेज पूछता है आपको एग्जाम में। ठीक है, ये वाला पार्ट पूछता है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो तो अच्छे से मार्क करवाऊंगा ही। यहां तक अपन ने लास्ट क्लास में किया था, देखो अपने को 30 मिनट्स लगा, बट अपना पूरा का पूरा दिमाग में सेट हो गया होगा अभी तक, कितना करवाया आप लोगों को मैंने। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट जो टॉपिक्स है जो मैं डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या है? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी डिस्कस किया गया इन द सेक्शन नंबर 14। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 में डिस्कस किया है। देखो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और कंपनी का जो प्रॉपर्टी होता है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और जो कंपनी का प्रॉपर्टी होता है उसमें फर्क होता है। तो फर्क क्या है सर? कंपनी का जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन? कंपनी का जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन? बताओ मेरे को। कंपनी है, उसके ना शेयर होल्डर्स मालिक है, ना उसके डायरेक्टर्स मालिक है, कोई नहीं सर। कंपनी का मालिक जो है वो कंपनी है, बिकॉज कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। बट क्या पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी है? ये सबका म्यूचुअल एजेंसी है, सबका म्यूचुअल एजेंसी है। तो देखो एज सच तो पार्टनरशिप का कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है अलग से, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग आउट बिजनेस, ठीक है, जो पार्टनर्स लोग होते हैं वो लोग एक पूल ऑफ चीजें लेके आते हैं ताकि वो लोग एक साथ काम कर सके, उस चीज का यूज कर सके, उसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। तो अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी जो है उसमें क्या क्या चीज आता है, मतलब कि सर हम लोग कौन से पार्ट को बोल सकते हैं कि हाँ ये पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है? नंबर 1 है कि सारा प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल जितना भी चीज होता है जो कि पार्टनर लेके आता है एट द टाइम ऑफ, ठीक है, एंट्रेंस इनटू द बिजनेस। मतलब कि जब भी पार्टनर जो है, जरूरी नहीं कि हाली एंट्री के टाइम में, कभी भी, जैसे कभी कभी क्या होता है पार्टनर लोग एडमिट होता है उसके बाद भी कभी कभी प्रॉपर्टी वगैरह लेके आता है, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी वगैरह लेके आता है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या बन जाएंगे? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो भी आप फर्म में आप आ रहे हो या फर्म में आप हो और आपने अगर इंट्रोड्यूस किया है फर्म को अपने प्रॉपर्टी से, वो सारे प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अपना प्रॉपर्टी कुछ परचेज कर सकता है, नहीं कर सकता? मुझे बताओ। पार्टनर्स लोग क्या पार्टनरशिप फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है? बताओ मेरे को। ऑब्वियसली कर सकता है, राइट? तो वो सारे प्रॉपर्टी या सारे राइट्स जो कि अक्वायर किया गया है या परचेज किया गया है, ठीक है, बाय द फर्म इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो भी क्या होंगे? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगा। तो ये दो चीज क्या, देखो ना, जो पहला 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है? सारा प्रॉपर्टी जो पार्टनर्स लोग लेके आया फर्म में, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। नंबर 2, वो प्रॉपर्टी जो कि पार्टनरशिप फर्म के थ्रू परचेज हुआ है इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये दो जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें अपन लेके आया है प्रॉपर्टी। थर्ड जो है ना गुडविल, वो क्या लेके आते हैं अपन या अपना फर्म जनरेट करता है इस चीज को? मुझे बताओ।
अपना ये फर्म क्या करता है, जनरेट करता है। तो गुडविल क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक ना ब्रांड वैल्यू बोलो या कुछ भी बोलो आप, ठीक है, जो एक फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू आपको देता है, ये आपका क्रिएट हो जाता है। तो ये भी जो गुडविल भी है ना, ये किसी पार्टनर का है या पार्टनरशिप फर्म का है, फर्म का। फर्म का है। तो ये तीनों चीज जो है तुम्हारा, ये तीनों चीज जो है वो पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी का पार्ट है, ठीक है। अब इसे बात सुनो एक ठो, ठीक है। आप बोलोगे सर कि अभी अभी आपने बोला था जो प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म का है वो पार्टनर्स का है, बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पार्टनरशिप, जो प्रॉपर्टी पार्टनर्स का है, मतलब जो पार्टनर्स का खुद का प्रॉपर्टी है, उसमें पार्टनर्स का प्रोप्राइटरी पावर है। मतलब पार्टनर्स को अपना, जैसे एग्जांपल मेरा ये फोन है, ठीक है, मैं एक पार्टनर हूं और मेरा ये फोन है, ठीक है, मेरा पर्सनल फोन है, तो मैं इसका प्रोप्राइटरी ओनर हूं। मतलब कि मेरे को जो करना है इस प्रॉपर्टी के साथ में मेरे पास राइट है, मैं कर सकता हूं, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो हाँ बिल्कुल पार्टनर का है, बट मुझे बताओ क्या उन प्रॉपर्टी के ऊपर पार्टनर का प्रोप्राइटरी राइट है क्या, मुझे बताओ, क्या वो पार्टनर्स का प्रोप्राइटरी राइट है पार्टनरशिप फर्म के एसेट्स के ऊपर या प्रॉपर्टी के हाँ, ऊपर। प्रोप्राइटरी राइट मतलब मेरा जो इच्छा होगा हम कर सकता है क्या, क्योंकि कैपिटल तो उन लोग का ही लगा हुआ है। लगा हुआ है। बट क्या इंडिविजुअल पार्टनर, एक पार्टनर उस प्रॉपर्टी को बोलेगा कि ये तो मेरा ही है और लेके चला गया, ऐसा कर सकता है क्या। नहीं नहीं, कंसल्ट सारा पार्ट। सारा पार्टनर तो मिलके की अलग बात हो गया, सारा पार्टनर तो जुड़ा तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन गया ना, समझ में आ रहा है डिफरेंस। मतलब कि सर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का स्पेशलिटी सुनो कि हाँ देखा जाए इनडायरेक्टली तो ये सारा का सारा प्रॉपर्टी किसका है, पार्टनर्स का ही है। आज पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, आज अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगा तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा, पार्टनर्स के पास में। तो बट पार्टनर्स के पास में प्रोप्राइटरी राइट नहीं है, मतलब एक एक पार्टनर के पास में प्रोप्राइटरी। आज जैसे पार्टनरशिप फर्म में गाड़ी ले लिया पार्टनरशिप फर्म में, तो वो फर्म जो गाड़ी है वो फर्म के काम के लिए यूज हो रहा है तो ठीक है। बट ऐसा नहीं कि पार्टनर के आ रहे हैं, मालिक तो हम ही है, चल इस गाड़ी को लेकर चला था अपना पर्सनल यूज के लिए, क्या वो अलाउड है, नहीं। आंसर इज नो, ठीक है। और प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म का है क्या नहीं है, ठीक है। आपको अगर चेक करना है कि ये जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से फोन है, अब ये फोन जो है ये पार्टनर का प्रॉपर्टी है या ये पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी है, ये अगर आपको चेक करना है तो अल्टीमेटली आप तभी चेक कर सकता है। कैसे चेक करोगे, आप पार्टनर का, आप चीजों का इंटेंशन देखते हो, मतलब चीजों का रियल इंटेंशन, सॉरी, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में आप जो पार्टनर्स है उनका एग्रीमेंट और रियल इंटेंशन देख के ही जज कर सकते हो कि ये जो एसेट है वो पार्टनर्स का है या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का है। मतलब कि सर ऑब्वियसली क्योंकि पार्टनर्स है तो कुछ प्रॉपर्टी उनका पर्सनल भी हो सकता है, कुछ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का भी हो सकता है पार्ट। मगर एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है, अगर डिटरमाइन आपको करना है कि भैया ये प्रॉपर्टी जो है वो पार्टनर का है या पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का पार्ट है, उसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स का रियल इंटेंशन कैसा है, उनका इंटेंशन कैसा है, कि वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। क्या उन्होंने बोला है कि ये जो आपका लैपटॉप है ये मेरा पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज होगा, क्या आपने उसके कॉमन स्टॉक में इंट्रोड्यूस किया है, या ये लैपटॉप अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो। तो इंटेंशन बहुत जरूरी चीज है। ये आप यहाँ पे इस वाला पार्ट जो है रियल इंटेंशन और एग्रीमेंट वाला जो पार्ट है इसको प्लीज अंडरलाइन करिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पार्टनरशिप को देखने के लिए कि पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है या नहीं, ये देखने के लिए आपको जानना है कि भैया पार्टनर का रियल इंटेंशन क्या है, कि भैया पार्टनर जो है वो अगर कोई स्टॉक, वो अगर कोई एसेट लेके आया है तो उसका यूज कैसे हो रहा है, ठीक है। एंड नंबर 2, क्या आपके बीच में कोई एग्रीमेंट है, हाँ भैया थ्रू एग्रीमेंट आप आए हो कि अब ये जो फोन है मैं पार्टनरशिप को देना चाहता हूं, एग्रीमेंट हो गया आपके बीच में, आप एग्री कर रहे हो, देन इन दैट केस, ठीक है, देन इन दैट केस आप क्लियर कर रहे हो कि ये प्रॉपर्टी जो है वो पार्टनरशिप फर्म का है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को ये वाला पॉइंट, मेरे को बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म वाला समझ में आया आप लोगों को। सेक्शन नंबर क्या है बताओ मेरे को, सेक्शन नंबर क्या है, 14। सेक्शन नंबर है 14, टॉक्स अबाउट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। 3 टाइप का प्रॉपर्टी होता है जो पार्टनरशिप फर्म का होता है, क्या क्या होता है बताओ मेरे को, क्या क्या होता है। नंबर 1, नंबर 1, जल्दी बताओ क्या क्या होता है। तीन टाइप का प्रॉपर्टी होता है जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का नाम होता है।
मतलब कि सॉरी, इट इज अ पार्ट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी। क्या क्या होता है? 3 चीज। लैंड, लैंड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स और इंटरेस्ट जो कि किसने लेके आया? पार्टनर्स ने लेके आया, ठीक है। इन द, देखो ये दो 2-3 वर्ड आपको दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो तो 2-3 वर्ड आपको दिमाग में, ही बॉट इनटू द कॉमन स्टॉक एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द कॉमन बिजनेस, ठीक है। ये तो ठीक है, कॉमन बिजनेस वाला पार्ट छोड़ दो, पर एटलीस्ट ये वाला पार्ट, कॉमन स्टॉक एज देयर कंट्रीब्यूशन, कॉमन स्टॉक वाला वर्ड आपको आना चाहिए इसी। तो क्या अच्छा लगा, अच्छा लगता है ये लैंग्वेज आने से, कॉमन स्टॉक। तो कॉमन स्टॉक मतलब कि पार्टनरशिप का जो कॉमन स्टॉक है उसके अंदर आपका जो है कंट्रीब्यूशन आया, या फिर ऐसा कोई प्रॉपर्टी, या ऐसा कोई राइट्स, या ऐसा कोई इंटरेस्ट जो कि एक्वायर किया है किसने? फर्म ने एक्वायर किया है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। जब तक वो पार्टनरशिप फर्म चल रहा था, जब वो चल रहा है, तब तक अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदा आपने, तो वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, और गुडविल। बट फाइनली अगर डिटरमाइन करना है आपको कि प्रॉपर्टी जो है वो फर्म का है या पार्टनर का, इंडिविजुअल का है, तो कैसे चेक करोगे? विद द हेल्प ऑफ द, व्हाट डू वी सी, द रियल इंटेंशन और इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? ठीक है, आई होप कि ये सब चीजें क्लियर है आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? गुडविल। आप मुझे बताओ, गुडविल अगर आपने, देखो एक पहला बात तो, जब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बंद होता है, जब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी डिसॉल्व होता है, जब पार्टनरशिप फर्म जो है, नॉट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सॉरी, जब पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व होता है, तो मुझे बताओ क्या पार्टनर्स के सारे एसेट्स वगैरह सेटल होते हैं? हाँ ठीक है, जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं उसको पे ऑफ करते हैं, जो भी एसेट्स वगैरह बच गए, जो भी बच गया वो किसके बीच में बच जाता है? पार्टनर्स के बीच। पार्टनर्स के बीच में। क्या गुडविल भी एक एसेट है? हाँ हाँ, तो अगर गुडविल बिका तो क्या उसका जो भी प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स के बीच में बटेगा? हाँ ठीक है, अगर गुडविल बिका आपका, ठीक है, तो क्या दूसरा पार्टी आपके अगेंस्ट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? बताओ मेरे को। लगा सकता है, बट वो क्या होना चाहिए? रेस्ट्रिक्शंस क्या होने चाहिए? विद इन द व्हाट? रीजनेबल लिमिट। पीरियड, या फिर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स, जो भी रीजनेबल लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। वेरी गुड हर्ष, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? रीजनेबल लिमिट्स के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या आप लोग का? क्लियर है क्या? हाँ भैया। ठीक है, तो पहले मैंने देखा पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वाला पार्ट, फिर देखा कि क्योंकि गुडविल भी एक पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा? ठीक है, और आप मुझे बताइए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक गाड़ी है, मेरा पर्सनल गाड़ी है, और मैं उसको ना रोज अपने फर्म में लेके आता हूँ। मेरा एक पार्टनरशिप फर्म है, मेरे पास एक गाड़ी है, मैं रोज लेके आता हूँ, और बाकी पार्टनर्स भी इसे यूज करते हैं। कभी डिलीवरी वगैरह करना हो तो तब भी मेरा गाड़ी यूज कर लेता है वो लोग। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये जो गाड़ी है ये मेरा प्रॉपर्टी है या फर्म का प्रॉपर्टी है? आपका प्रॉपर्टी। मेरा है। जस्ट बिकॉज मेरा गाड़ी या मेरा प्रॉपर्टी फर्म के यूज के लिए काम आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो फर्म का हो गया। अगर फर्म का प्रॉपर्टी बनना होगा तो उसको कॉमन स्टॉक में हम ऐड करेगा, एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, इंटेंशन दिखेगा, तभी हम डिक्लेयर करेगा कि वो प्रॉपर्टी जो है वो मेरा है या वो प्रॉपर्टी जो है वो फर्म का है। ठीक है, और ऐसा कर सकता है पार्टनर कि अभी वो मेरा प्रॉपर्टी है, बट अगर मेरे को लगे कि नहीं फर्म में, अगर मैं इसको फर्म में यूज करूं इस प्रॉपर्टी को तो ज्यादा एडवांटेज होगा, तो वो कन्वर्ट भी कर सकता है अपना प्रॉपर्टी से फर्म का प्रॉपर्टी। आप मुझे बताओ इसमें क्या टफ है? कुछ भी टफ है लगा क्या आप लोगों को अभी तक ये वाला पार्ट? तो भैया अगर आप चार्ज करते हैं फर्म से अपना गाड़ी यूज करने का, तो वो एक्सपेंस हो गया फर्म के लिए। बट तब भी प्रॉपर्टी किसका रहेगा? आपका ही रहेगा। ठीक है, वो तो आपस में एग्रीमेंट के ऊपर है लोग के बीच में कि क्या चार्ज करते हैं लोग। ठीक है, समझ में आया आप लोग का? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब मुझे बात बताओ, जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए आपके हिसाब से? जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है वो किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए आपके हिसाब से? बिजनेस को, फर्म की चीजों के लिए, राइट? बिजनेस कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, बट द थिंग इज कि आप ऐसा बोलोगे सर ये तो हम लोग को पता है, बट ये लिखा कहाँ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 15 में, जो आपने बोला वही है ये। ठीक है,
कि इसमें लिखा हुआ सेक्शन 15 ये बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फॉर्म का है तो उसको यूज कैसे करना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब कि अगर आपका पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी है तो उसको भैया पार्टनरशिप फॉर्म के लिए यूज करो, पार्टनर्स के पर्सनल यूज के लिए मत करो। बट इसके आगे एक लाइन लिखा हुआ, स्टार्टिंग ऑफ द लाइन में क्या लिखा हुआ था तुमको पता है? क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आप लोग का कि तो भैया तुम फर्म में भी यूज कर लो गाड़ी को, तुम अपना आने जाने के लिए भी यूज कर लेना, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं, नहीं भैया, क्योंकि पार्टनर्स ने एग्री कर लिया तो अरे जब अपने लोग एग्री कर ले तो अपन कौन है बताने वाला। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो राइट है कि प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म विल बी यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म इटसेल्फ। ठीक है, क्लियर है ये वाला पार्ट? समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट अच्छे से? हाँ भैया, चलेगा ये वाला पार्ट? तो एकदम इजी पार्ट वाला हम लोग कर रहे हैं अभी, मस्त मस्त, ठीक है, ताकि आप लोग एकदम इजीली खत्म हो जाए वाला चीज। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी किया अपन ने, गुडविल को डिस्कस किया, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी अलग है, और किस तरीके से अपन ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे वो भी हमने देखा कि भैया अगर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म है तो उसको हम लोग को यूज करना है फॉर द ग्रेटेस्ट एडवांटेज फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है, अब सुनो क्या हुआ, ये खत्म। सेक्शन नंबर जो इसके पहले वाला पार्ट था वो क्या डिस्कस किया अपन ने कि भैया राइट्स एंड ड्यूटीज क्या क्या है पार्टनर्स के। ठीक है, उसके अभी बाद में क्या डिस्कस किया, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के बारे में। अब क्या हुआ सोचो, पार्टनरशिप फर्म में ना, पार्टनरशिप फर्म में कई सारे ट्रक वगैरह थे, गाड़ी ट्रक ये सब था, काफी सारा पार्टनरशिप फर्म का प्रॉपर्टी था, उस पर ट्रक वगैरह था, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म ने कई सारे ट्रक प्रॉपर्टी सब खरीदे हुए। ठीक है, एक पार्टनर क्या किया, एक ट्रक को थोड़ा सा लिया, उसको कहीं भाड़ा में चला दिया। ठीक है, अपना पर्सनली, फर्म का नहीं। ठीक है, मतलब उसने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म से एक ट्रक लिया, ठीक है, और उसको अपना पर्सनल यूज के लिए चलवा दिया और उससे प्रॉफिट कमाया। तो आप मुझे बताओ, जो भी प्रॉफिट उसने कमाया है उसको क्या करना चाहिए उस प्रॉफिट का? क्वेश्चन रिपीट करेगा? हाँ भैया, क्वेश्चन ये है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसमें जो आप लोग मोटर व्हीकल रखते हो, ठीक है, तो अभी पार्टनरशिप फर्म के पास में ट्रक वगैरह है, गाड़ी वगैरह है, सब कुछ है। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी किसका है, ट्रक वगैरह किसका प्रॉपर्टी है? फर्म का। फर्म का। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, अपना पर्सनल यूज के लिए एक ट्रक लिया पार्टनरशिप फर्म से और अपना ऐसे कुछ भाड़ा वाड़ा में चलवा दिया आपने उसको, ठीक है, और उससे आप प्रॉफिट कमा लिए। तो अब मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट कमाया आपने, ये कैसे कमाया आप? क्योंकि आपने क्या यूज किया, फर्म का प्रॉपर्टी यूज किया, इसकी वजह से आपने प्रॉपर्टी का प्रॉफिट कमाया है। तो वो प्रॉफिट नियम से किसका होना चाहिए? फर्म का। फर्म का। तो आपके हिसाब से अगर आप पार्टनर हो तो आपको क्या करना चाहिए? फर्म को दे देना चाहिए। फर्म को देना चाहिए, यही चीज है। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 16 में, पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर्स इफ अ पार्टनर derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or the business connection। ठीक है, कुछ भी आपने क्या किया कि अगर कोई ट्रांजैक्शन किया आपने, ठीक है, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन आपने किया फर्म के बिहाफ में, 1 सेकंड सॉरी, ठीक है, अगर आपने कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किया फर्म के नाम पे, ठीक है, या फिर आपने प्रॉपर्टी यूज किया फर्म का, या फिर आपने कोई बिजनेस कनेक्शन यूज किया, अगर भैया मैं पार्टनर हूं, आप मेरे को काम दो ना, बढ़िया काम करूंगा मैं, अगर आपने ऐसा कुछ यूज किया और उसकी वजह से अगर आपको कोई भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किसको पे करोगे आप? फर्म को पे कर दो। ठीक है, जो भी अगर आपने ऐसा प्रॉफिट कमाया विथ 3 थिंग्स, नंबर 1 आपने कोई ट्रांजैक्शन किया फर्म के बिहाफ में, आपने प्रॉपर्टी यूज किया, ठीक है, इसको मेरे साथ जिसके पास बुक है या नोट्स प्रिंट किया हुआ है आप लोग प्लीज इसको मार्क करो इस तरीके से, या फिर कोई बिजनेस कनेक्शन यूज किया आपने। ये तीनों चीज में से अगर आपने कुछ भी किया तो वो फर्म जो है, वो जो प्रॉफिट कमाया है वो फर्म को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और सोचो एग्जांपल, आपका फर्म जो है वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स में डील करता है, आपको जो पार्टनरशिप फर्म है वो इलेक्ट्रिकल आइटम्स में डील करता है, और उसका एक पार्टनर जो है वो भी बगल में एक शॉप खोल के रखा है इलेक्ट्रिकल आइटम्स के बारे में। ठीक है, आप एक पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हो और आप लोग मिलके क्या चीज में डील कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में, और भैया उसी का एक पार्टनर जो है वो बगल में शॉप खोल के रखा है, और वो जो पार्टनर है वो भी किस पे डील कर रहा है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स में। तो जो भी प्रॉफिट वो कमाएगा वो किसको पे करना चाहिए उसको? आप मुझे बताओ किसको पे करना चाहिए नियम से? फर्म को पे
करना चाहिए। मतलब कि सर अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी यूज किया फर्म का या फिर कोई भी बिजनेस कनेक्शन यूज किया, कुछ भी किया और आपको कुछ फायदा हुआ, तो उस फायदा को आपको फर्म को देना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपने ऐसा कोई बिजनेस किया जो सिमिलर नेचर का है, ये कंपीटिंग बिजनेस है एकदम, तो अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया उस केस में तो आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा एक क्लिनिक है, पार्टनरशिप क्लिनिक है, ठीक है। मैं वहां पे जाता हूँ, मैं चेकअप वेकअप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। अब क्या हुआ, मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं उस क्लिनिक पे काम करता हूँ, संडे को मैं फ्री रहता हूँ, तो मैं कुछ कस्टमर्स लोग को ना, कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट्स लोग को मैं घर पे देखता हूँ। तो मैं क्या बताऊं, मुझे क्या मैं कंपीटिंग बिजनेस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा अपने घर पे? कर रहा है। तो जो भी मैंने प्रॉफिट्स कमाया वो किसको पे करना पड़ेगा मुझे? जो भी प्रॉफिट्स कमाऊंगा किसको पे करना पड़ेगा? वो क्लिनिक। फर्म को पे करना पड़ेगा। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको, और आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा इस लाइन को। वो लिखा हुआ क्या है? पहला लाइन बताओ मेरे को, क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ में बिजनेस करो, आप अपना बिजनेस भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, तब आप कुछ कर सकते हो क्या? आप मुझे बताओ। पार्टनरशिप फर्म खुद बोलता है, बाकी सारे पार्टनर्स बोलता है अरे आप हमारे साथ में बिजनेस करो ना, और आपको सिमिलर बिजनेस करना है आप अपना भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है, तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनाया हुआ है पार्टनर के बीच में, तब तो बात ही खत्म हो गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हो। क्लियर है क्या ये वाला पार्ट? मुझे बताओ। हाँ भैया। इजी है एकदम, ठीक है। हाँ। हाँ जी सर, बोलो मैडम। एक बार ये सेकंड पॉइंट वापस से, कौन सा? ये कंपीटिंग वाला, मतलब अगर वो सपोज ये तो फिर रेस्ट्रिक्शन टू ट्रेड नहीं हो गया? नहीं, अलाउड है। जब तक आप पार्टनर हो फर्म के, आपने पार्टनरशिप छोड़ दिया, सुनो डिफरेंस सुनो, जो चित्रा कंफ्यूजन हो रहा है तो सुनो। देखो, अगर आप पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर, ठीक है, आप पार्टनर, ठीक है, और आप जो फर्म बिजनेस कर रहा है, जो फर्म बिजनेस कर रहा है वही सिमिलर बिजनेस जो है पार्टनर आप भी कर रहे हो कहीं भी, तो इसके ऊपर पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन लगा सकता है, और जो भी बिजनेस आप कर रहे हो, ठीक है, उसका प्रॉफिट्स जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहाँ पे मैं रोक नहीं रहा हूं आपको कि आप मत खोलो, ठीक है, आप करो, ठीक है, आप दूसरी जगह में खोल रहे आप खोलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बट आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हो किसको पे करना पड़ेगा अल्टीमेटली? पार्टनरशिप फर्म को। मैं रेस्टोरेंट डाले नहीं रहा आपके ऊपर, मैं ये बोल रहा हूं आपको कि अगर आपने कोई भी प्रॉफिट कमाया इस बिजनेस की वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रॉफिट देना पड़ेगा, अगर आप कोई कंपीटिंग बिजनेस कर रहे हो तो, ठीक है। अब अगर आप पार्टनरशिप फर्म में आप थे और आपने छोड़ दिया, तब पार्टनरशिप फर्म आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है कि आप सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते टू अ पर्टिकुलर रीजनेबल लिमिट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया चित्रा? हाँ भैया। क्लियर है ये वाला पार्ट? हाँ। भैया हाँ जी। जैसे एक जन का पहले से बिजनेस था, हाँ, वो फिर दूसरा के साथ पार्टनरशिप में आया, तो जैसे पार्टनरशिप में आया उसको अपना पुराना बिजनेस बंद करना पड़ेगा क्या? नहीं ये देखो एग्रीमेंट के ऊपर है, अगर पार्टनर बाकी पार्टनर्स लोग एग्री कर रहे हैं कि आप अपना बिजनेस कैरी आउट करते रहोगे, कि आपको पुराना बिजनेस है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी पार्टनर्स लोग एग्री नहीं कर रहे हैं तो आप करो, बट जो प्रॉफिट कमाओगे किसके पास चला जाएगा? पार्टनरशिप फर्म के पास। जनरली अगर ऐसा कुछ होता है ना कि सिमिलर बिजनेस होता है, कुछ होता है, तो आपस में पार्टनर्स लोग एग्रीमेंट बना ही लेता है, ठीक है। हाँ भैया। ऐसा है कि हाँ भैया आपका ऑलरेडी पार्टनरशिप कंसर्न आपका चल रहा है, उसके बाद आप अपना बिजनेस करने का सोच रहे हो अकेला का, तब देखो बात अलग हो जाता है। बट अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक फर्म है जो सिमिलर काम करने वाला और आगे जाके आप पार्टनरशिप एंटर करने वाला, तो आप डेफिनेट सा बात है ना कि आप बाकी पार्टनर्स को कन्वे करोगे इस चीज को, और उनको पता भी होगा, राइट? वो चीज समझ में आया। बट इतना ठीक है, चलो दिमाग लगाया आपने, अच्छा लगा मेरे को, ठीक है। भैया मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना पड़ेगा ना कि वो दूसरा जगह रख सकते हैं नहीं? हाँ, अगर नहीं, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है कि अलाउड है, तब तो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। अगर नहीं बनाया हुआ तो आपको ये सेक्शन नंबर 16 फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग कोशिश करना, देखो हर जगह में सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग अपने आंसर से भी लिखना सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, सिंपल, ठीक है। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अदरवाइज लिखा हुआ था तो भैया कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करो, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब आप ये सेक्शंस को फॉलो करो, ठीक है। समझ में आया?
ठीक है क्या? क्लियर है क्या? हाँ भैया। सो नेक्स्ट, बहुत ही इजी पार्ट, ठीक है, ये आप लोगों को खुद से सेल्फ ही रीड करना है, मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, ठीक। सोचो, अगर फर्म में कुछ भी चेंजेस आया, सर फर्म में चेंजेस कैसे कैसे आएगा? एग्जाम्पल, कोई नया पार्टनर आया तो क्या फर्म में चेंज होगा? हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। सुना आपने कभी? या आप लोगों ने पार्टनरशिप अकाउंट्स में भी सुना होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन? सुना आपने हाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन? मतलब कि जो आपका फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन था, 2 पार्टनर 3 पार्टनर, वो चेंज हुआ। अगर कोई नया पार्टनर आया तो क्या फर्म में चेंजेस आएगा? आएगा। अगर कोई पार्टनर चला गया तो भी क्या कोई चेंजेस आएगा? हाँ हाँ आएगा। आएगा। पार्टनरशिप फर्म आपने खोला था मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब आप लोग सोचो, अब अगर आप लोग सोचो गाड़ियों में डील कर रहे हो, तो भी क्या कुछ चेंज आएगा पार्टनरशिप फर्म में? हाँ, ऑब्वियसली आएगा, क्योंकि आपका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया, ठीक है। और आपने फर्म खोला था फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, और फिक्स पीरियड पार हो चुका है, तो भी क्या कुछ चेंज हुआ फर्म का? हुआ ना? फिक्स हाँ विल हो गया। एट विल हो गया। आप मुझे बताओ, अगर कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, और कुछ भी चेंजेस आता है फर्म में, जैसे अगर नया पार्टनर हो गया, पुराना पार्टनर चला गया, फर्म का बिजनेस चेंज कर दिया आपने, या फिर कोई बिजनेस आपने, आप फिक्स पीरियड के लिए थे, आप फिक्स पीरियड से आगे बढ़ गए, आप मुझे बताओ, अगर कुछ भी बोला नहीं आपस में पार्टनर्स ने, कुछ नहीं, जैसे जो था वो था, तो क्या जो पुराना सिस्टम जैसे चल रहा था, जो पुराना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल रहा था, जो पुराना टर्म्स एंड कंडीशन था, वो क्या अभी भी कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ, इवन आफ्टर द चेंज इन द फर्म। बताओ मेरे को, होगा या नहीं होगा? भैया एक और बार रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूं कि एक फर्म में आप पार्टनर्स थे, ठीक है, एक फर्म में आप पार्टनर्स थे, और आपके बीच में एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाया हुआ था, आपके बीच में एक शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवाइड हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, आपका फर्म जो है वो चेंजेस अंडरगो किया, मतलब कि या तो आपका फर्म जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ, जैसे नया पार्टनर आ गया, ये पुराना पार्टनर चला गया, ठीक है, या फिर आप कोई नया बिजनेस कैरी आउट कर रहे हो जो कि आपका पार्टनरशिप पहले फर्म नहीं कर रहा था, या फिर आपका एक अरेंजमेंट चेंज हो रहा है पार्टनरशिप फर्म का, फिक्स पीरियड से एट विल चले गए आप। तो अब मुझे बताओ, अगर कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशन नहीं आया है, ठीक है, और फर्म इस तरीके से कुछ नया चेंजेस लेके आया है, तो क्या जो पुराना टर्म्स एंड कंडीशन था, जो पुराना एसओपी था, शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्या वही अब कंटिन्यू होगा या नहीं होगा? वो चेंज होगा। अरे अगर टर्म्स एंड कंडीशन तुमने चेंज किया ही नहीं, तुमने बोला कि ए बी सी 3 पार्टनर था, ए निकलने के बाद मेरे को 60% चाहिए, तेरे को 40% चाहिए, तब तो बात अलग है। बट तीनों जन पहले इक्वल 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 बांट रहा था, तो अगर बी चला गया तो अब ए और सी कैसे बांटेगा? बताओ मेरे को। देखा जाए तो 50-50, नहीं तो इक्वली हुआ म्यूचुअल। ना? इक्वली हुआ ना? इक्वली तो हुआ, हाँ पहले भी तीनों इक्वल बांट रहा था, अभी दोनों क्या बांट रहा है? इक्वल बांट रहा है। इक्वल। हाँ, शेयर ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा, शेयर अलग हो जाएगा, वो चीज अलग हो गया, बट जो टर्म्स एंड कंडीशन अगर है पहले से ही कि हम लोग पार्टनरशिप में आपस में इक्वल बांटेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी को इस तरीके से शेयर करेंगे, बिजनेस इस तरीके से करेंगे, तो मुझे बताओ जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस था वही अभी कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, अगर कुछ भी ऑल्टरेशन या चेंजेस नहीं आया तो? हाँ कंटिन्यू होगा। वही बात बताया, एकदम फुद्दू सा सेक्शन है, नॉट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, तो इसको नॉट इंपॉर्टेंट कर दो आप लोग, बस इसको जस्ट रीड लिख दो आप लोग, इसको बस रीड करना है, एकदम फुटुआ पॉइंट है, देखो एक बार आप सिर्फ पॉइंट नंबर ए पढ़ो बस, ठीक है, उस एकदम सेम पॉइंट बी है, एकदम सेम पॉइंट सी भी है, सेम पॉइंट्स, बिल्कुल सेम पॉइंट, सिर्फ पॉइंट नंबर ए पढ़ो बस, बिल्कुल सेम पॉइंट है, माँ फुद्दू पॉइंट है, एकदम कुछ नहीं है, देख लो एक बार फटाफट, खत्म करो इसको। समझ में आया क्या?
अगर आपका एसओपी में लिखा है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम के लिए है वैलिड, तब तो चेंज हो जाएगा। हाँ, बट उसने कुछ बोला ही नहीं उसके बाद भी, तब क्या होगा? जो चल रहा था वही भी चलेगा, बराबर। सोचो अगर मैं आपको बोला कि मैं अपन ना आपसे 9 बजे क्लास करेंगे, ठीक है, संडे तक। मंडे को मैंने कुछ बोला नहीं, तो आप लोग क्या मानोगे? कितना बजे क्लास होगा? सुबह का 8 बजे। अरे नॉर्मली मेरा बता रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं 9 बजे क्लास करा रहा हूँ आपको रात को, ठीक है, मैं रेगुलर से क्लास करा रहा हूँ, मैं बोला कि मैं 2 महीने से क्लास करा रहा हूँ और बोलोगे संडे तक आप लोगों का 9 बजे तक की क्लास रहेगा, ठीक है। और मैंने कुछ अपडेट नहीं किया आपको। मंडे से क्लास कितना बजे होगा आपका? मंडे से क्या एज्यूम करोगे, कितना बजे क्लास होगा नॉर्मली? 9 बजे। 9 बजे होगा। समझ रहा है? अगर मैंने बोला कि देखो अब मंडे से 8 बजे होगा, तब बात अलग है। बट अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं तो क्या होगा? आप क्या मानोगे? जितना टर्म्स एंड कंडीशन था, जैसे अपन क्लास कर रहा था वैसे क्लास अपन करेगा, उतना ही टाइम में करेगा, बराबर। तो वही वाला पार्ट लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। अगर बाई एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग कंफ्यूजन हो रहा है, छोड़ देने का, कोई दिक्कत नहीं। ये सेक्शन छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चलेगा। चलेगा क्या? हाँ भैया। ठीक है। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब से जो डिस्कस करेंगे हम लोग सेक्शन 18 से लेकर 27, इसमें देखो क्या फोकस किया गया है। इसमें फोकस किया गया है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी, यानी कि एक पार्टनर का थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स क्या क्या रिलेशन होता है, क्या क्या लाइबिलिटी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इन सेक्शंस में। मतलब अभी तक जितना डिस्कस कर रहे थे हम लोग वो आपस में पार्टनर्स के बीच में कर रहे थे, आपस में म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, म्यूचुअल आपस में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनर एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। अपन सेक्शन नंबर 4 पढ़ा था, उसमें लास्ट पॉइंट किसके ऊपर फोकस किया गया था? लास्ट पॉइंट सेक्शन नंबर 4 का कैरिड ऑन बाय ऑल वाला पार्ट, उसमें क्या था? याद है ना? कैरिड ऑन बाय ऑल और वन एक्टिंग फॉर ऑल, वो पॉइंट क्या था? वो टर्म क्या था? म्यूचुअल एजेंसी। अपन ने म्यूचुअल एजेंसी पढ़ते आ रहे हैं अपन शुरू से। जब अपन पार्टनरशिप एक्ट शुरू किया तब से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि म्यूचुअल एजेंसी या पार्टनर्स के बीच में किसी ने भी अगर कुछ भी किया कांड तो बाकी सारे के सारे पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। बट हैव यू डिस्कस द एग्जैक्ट सेक्शन कि कहां पे चीज लिखा हुआ है कि म्यूचुअल एजेंसी होता है पार्टनर्स के बीच में? डिस्कस किया क्या अपन? नहीं किया। तो वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 18। सेक्शन नंबर 18 इज नथिंग बट यही बताया गया है कि पार्टनर्स के बीच में क्या रहता है? म्यूचुअल एजेंसी। कि अगर एक पार्टनर ने कुछ किया है तो उसके लिए बाकी पार्टनर्स भी रेस्पॉन्सिबल होंगे। पार्टनर जो है वो क्या है? फर्म के क्या है? क्या लिखा हुआ है देखो, पार्टनर क्या लिखा हुआ है? टू बी द क्या लिखा हुआ है? एजेंट ऑफ द फर्म। मतलब कि कुछ भी अगर हुआ पार्टनरशिप फर्म में तो सारे के सारे पार्टनर्स क्या होंगे? रेस्पॉन्सिबल होंगे। यानी सेक्शन नंबर 18 जो है इट टॉक्स अबाउट म्यूचुअल एजेंसी। बस सेक्शन नंबर 4 में जो म्यूचुअल एजेंसी के बारे में लिखा हुआ था उसका डिस्कशन कहां पे अपने पास में? यहाँ पे सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 जो है इट टॉक्स अबाउट म्यूचुअल एजेंसी। इज इट फाइन? बताओ मेरे को। हाँ भैया। ठीक है, एक पार्ट मेरे को बताओ, ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे सब लोग अपने अपने में नहीं है, मतलब सब लोग एक दूसरे से बात करके रखा है, मतलब क्या बोल रहे हो? मतलब अरे भैया हम लोग थर्ड दूसरे लोग जो अपने पार्टनर्स है उनके एक्ट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, राइट? है। ठीक है, बट मुझे बताओ म्यूचुअल एजेंसी जो है अपना वो सिर्फ बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में है या इन जनरल सब चीज के लिए है? मैंने पूछा जो म्यूचुअल एजेंसी है वो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ही है सिर्फ या इन जनरल सब चीज के लिए? जनरल है। जनरल है, ठीक। सोचो एग्जांपल, तुम और मुस्कान एक पार्टनरशिप फर्म में गए, ठीक है। अब अगर मुस्कान कुछ भी गड़बड़ करेगा तो रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? बोलो। दोनों जन होगा। दो जन होगा, ठीक है।
सोचो एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अगर मुस्कान ने कोई लाइबिलिटी क्रिएट कर दिया फर्म का 10 लाख रुपए का, तो डील करा था, कोई गलती से क्रेडिट वगैरह ले लिया, गलती से हो गया, फ्रॉड नहीं किया पर गलती से 10 लाख का लाइबिलिटी क्रिएट हो गया फर्म का, तो कौन कौन रेस्पॉन्सिबल है अभी? कौन कौन? वही दोनों पार्टनर्स। दोनों पार्टनर रेस्पॉन्सिबल है। अब सेकंड एग्जांपल सुनो, सेकंड एग्जांपल सुनो, ठीक है। मुस्कान का रास्ते में किसी लड़का से लड़ाई हो गया पर्सनल मैटर के लिए, फर्म को मतलब ही नहीं है इसमें, तो कोई लड़का छेड़ रहा था या कुछ हो रहा था, उसके चक्कर में क्या हुआ, फर्म मुस्कान का लड़ाई हो गया, उस चक्कर में क्या हुआ, धक्का मुक्की में, ठीक है, मुस्कान ने दूसरे वाले जो गलत दूसरा इंसान जिसका कोई गलती नहीं था उसको थपड़ा दिया, ठीक है, और उसने बोला कि सुनो ये जो आपने काम किया है ये बहुत गलत है, आपको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, और कॉम्पेंसेशन के तहत मुस्कान के ऊपर 2 लाख का लाइबिलिटी आ गया, पे करना पड़ेगा। कोई बुरा आदमी था, उसको ये एक्टिवा के गुस्सा के चक्कर में एक्टिवा में उड़ा दिया, अब उड़ाया नहीं मतलब वो कर दिया, मतलब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इंज्योर कर दिया, एंड उसका लाइबिलिटी आया 2 लाख रुपए का। आप मुझे बताओ कौन रेस्पॉन्सिबल होगा इस इंजरी का? ओनली मुस्कान। क्यों? अभी तो बोला कि म्यूचुअल एजेंसी इन जनरल सब कुछ होता है, बिजनेस के लिए होता है। बिजनेस के लिए होता है, समझ में आया? अरे म्यूचुअल एजेंसी तो आप रख के रखे हो फर्म के कॉन्टेक्स्ट में ही है, सिर्फ इस तरीके से कुछ भी करेगा तब क्या होगा, सोचो इसका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब दुख के लिए भी क्या म्यूचुअल एजेंसी होगा, बाकी पार्टनर से बोलेगा कोई बात नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा दुख और मेरा दुख तो सेम ही है, ऐसे थोड़ी ना बोलेगा अपन। जो म्यूचुअल एजेंसी है ये किसके लिए एग्जिस्ट करता है? खाली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द व्हाट, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस फर्म ओनली। समझ में आया? मतलब बिजनेस से रिलेटेड अगर कुछ भी हुआ फर्म में, आपने कुछ भी किया तो उसके लिए सारे पार्टनर रेस्पॉन्सिबल होंगे, बट नॉट इन टर्म्स ऑफ योर पर्पस ऑफ योर पर्सनल थिंग्स। समझ में आया आप लोग को? क्लियर है ये वाला पार्ट? क्लियर है सिमरन लोग? क्लियर है एकदम? हाँ भैया। चलो मुस्कान क्लियर है ये वाला पार्ट? ओ मुस्कान जी है नहीं है, वो दिख नहीं रहा, वो भैया मुस्कान है नहीं मीटिंग में। उसको मैं एग्जांपल में ले लिया और वो है नहीं, देखो तो बेशरम कहीं का था। सर क्या हुआ, नेटवर्क इशू हो गया उसको? हाँ भैया शायद उसका नेटवर्क इशू ही है, वो उनको भी मैसेज किया था। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को ये वाला पार्ट? क्लियर है एकदम अच्छे से? चलो अब देखो, जब भी अपन कॉन्ट्रैक्ट्स बनाता है, कभी भी अपना लाइबिलिटी वगैरह होता है, कभी भी अपना ड्यूटी वगैरह होता है, ठीक है, अपना कोई भी ड्यूटी वगैरह होता है, ठीक है, अपना कोई भी ड्यूटी और लाइबिलिटी होता है अपना, ठीक है, तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हैं अपन, तो 3 तरीके से बना सकते हैं अपन। एक तो हो गया एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें क्या हो रहा है अपना मुझे बताओ, ठीक है, अपन प्रॉपर्ली बोल के लिख के कॉन्ट्रैक्ट को कंडीशंस को बना दिया, ठीक है। कुछ होते हैं इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? इम्प्लाइड क्या होता है? ये आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, क्या था इम्प्लाइड? इम्प्लाइड म्हणजे, इम्प्लाइड म्हणजे क्या इस पे बोलते लिखते हैं क्या? एक्शन। एक्शन, ये होता है, ये एक पावर है जो कि होता ही है, इसको बताने दरकार नहीं है कभी कभी, ठीक है, बताने दरकार नहीं है, ठीक है, आपको लिखने का दरकार नहीं है। जैसे एग्जांपल मैं आपको मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपर्ली, ठीक है, ये मेरा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ में कि मुझे आपको पढ़ाना है, बट आपके डाउट्स क्लियर करना या कुछ भी इश्यूज हुआ तो उसको कंसर्न को सॉल्व करना, क्या वो मेरा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बना हमारे बीच में, या मैंने उसको भी एक्सप्रेस किया था? बताओ। वो इम्प्लाइड चीज है कि आप अगर क्लास ले रहे हो तो मैं आपको कुछ डाउट्स होगा तो कवर अप करवाऊंगा ही करवाऊंगा, दैट्स एन इम्प्लाइड ड्यूटी, दैट्स एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, ठीक है। और थर्ड है इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पर के लिए होल्ड में रख दो इसको, ठीक है, इस वाला पार्ट को एक बार होल्ड में रखो, ठीक है। तो एक्सप्रेस तो इजी है भैया, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिखा हुआ तो उसको सॉल्व कर दो, उस हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन चलेगा, पर ऊपर में सब कुछ पढ़ा ही था, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट अपन पढ़ ही रहा था। एक्सप्रेस तो एकदम चिल वाला चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। बात ये आया कि व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ एन इम्प्लाइड थिंग। इम्प्लाइड कुछ रहता ही नहीं रहता पार्टनर के बीच में, पार्टनर के पास में क्या कुछ इम्प्लाइड ऑथोरिटीज है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक? पार्टनर्स के बीच पास में क्या पार्टनर्स के पास में कोई इम्प्लाइड ऑथोरिटीज है क्या? होगा क्या? बताओ मेरे को, क्या पार्टनर्स के पास में कोई इम्प्लाइड ऑथोरिटी है? क्या इन जनरल होगा इनके पास में, कुछ पार्टनर के पास में ऑथोरिटी होगा क्या? नहीं भैया। इम्प्लाइड होगा ही नहीं, मतलब अगर हम कुछ बोला नहीं
या कुछ लिखा नहीं, तो इन जनरल हम कुछ कर ही नहीं सकता क्या पार्टनरशिप फर्म में? सोच के देखो, बताओ मेरे को। कर सकता ऐसा होता है यार, ऑब्वियस सा बात है। अरे इम्प्लाइड तो रहता ही अथॉरिटी कुछ कुछ, ठीक है। वो तो कुछ कुछ चीजें तो हर चीज आप लिख के थोड़ी ना पॉसिबल है। बहुत कुछ चीज अगर आपने लिख भी लिया, कुछ कुछ चीजें तो आप फिर भी नहीं लिखते हो, फिर भी पार्टनर जो है एज अ ड्यूटी करता ही करता है। तो ऑब्वियसली ही हैज इम्प्लाइड अथॉरिटीज, ठीक है। तो ऐसे जो इम्प्लाइड अथॉरिटीज होते हैं, ठीक है, वो आप कब कब कैरी आउट कर सकते हो एज ए इम्प्लाइड अथॉरिटी? आप कब कब कैरी आउट कर सकते हो कि अगर आपने ऐसा कुछ काम किया जो कि बिजनेस के यूजुअल एक्टिविटी के लाइक है। मतलब सोचो अगर डे टू डे बिजनेस आपका चल रहा है और उससे रिलेटेड अगर आपने कुछ भी काम किया फर्म में ऑब्वियसली, तो वो एक इम्प्लाइड अथॉरिटी है। फॉर एग्जांपल सोचो, आप नॉर्मली जो कस्टमर्स होता है ना, उससे डील नहीं करते हो, आपका बैकएंड का काम है, ठीक है, आप पीछे रहते हो, अपना जो बाकी टेक्निकल काम है सब आप करते हो, आप कस्टमर से फेस टू फेस डिस्कस नहीं करते हो कुछ भी चीजें। उस दिन आपने देखा कि पार्टनर्स लोग नहीं है अवेलेबल और कस्टमर घुस गया और आपने डील कर लिया उस कस्टमर से, तो आप मुझे बताओ क्या ये इम्प्लाइड अथॉरिटी है डील करना, या ये बताया हुआ रहना जरूरी है? इम्प्लाइड है, क्योंकि ये यूजुअल बिजनेस में आपने कैरी आउट किया और एज अ पार्टनर यू हैव अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, यू हैव एन अथॉरिटी दैट यू कैन कैरी आउट अ वर्क इन द यूजुअल बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है। सिमिलर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस वाला पार्ट है, सिमिलर पॉइंट है, एकदम एकदम सिमिलर पॉइंट है कि अगर आपने यूजुअल बिजनेस में कुछ किया या फिर नॉर्मल कंडक्ट ऑफ बिजनेस में अगर आपने किया या फिर आपने फर्म के नाम पे कुछ किया, ये तीन चीज, इसके अलावा अगर आपने कुछ किया तो नहीं माना जाएगा। वो क्या है अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट आज के लास्ट टॉपिक जो है वो ये है कि कुछ ऑथोरिटी तो एक्सप्रेस्ड होते हैं जो कि आप बता के करवाते हो, कुछ जो होते हैं वो इम्प्लाइड होते हैं। इम्प्लाइड कब कब होता है? तीन चीजों की वजह से। नंबर 1, यूजुअल बिजनेस में आपने देखा, नॉर्मल कंडक्ट में आपने बिजनेस में किया, या फिर आपने जो भी काम किया वो फर्म के नाम पे किया, ठीक है, आपने खुद से नहीं किया, फर्म के नाम पे किया, फर्म के बिहाफ में किया आपने, ठीक है। then in that case the partner has a implied authority on the work carried। समझ में आया आप लोगों को ये वाला पार्ट? यहाँ तक मुझे बताओ, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला पार्ट, इसको अपन रिपीट करेंगे वापस से, अगर 1% डाउट हो गया होगा। इसके पहले तक मुझे कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक सेक्शन 70 तक कोई डाउट है आप लोगों को? किसी को? इम्प्लाइड वाला एक और बार मतलब बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको। हाँ ठीक है। क्योंकि मेरे को आप लोग ने लास्ट क्लास में बोला था ज्यादा लंबा नहीं करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। आप चाहोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं भैया हो जाएगा। अच्छा इंसान हो या नहीं मुझे बताओ। बहुत भैया बहुत बहुत। अच्छा। और सेक्शन नंबर ज्यादा 19 जो है, सेक्शन नंबर भैया 19 और ज्यादा अच्छा बन सकता है। 9:30 को ही खत्म करना चाहिए, आधा आधा घंटा का पढ़ाता क्लास। ही नहीं है ना, पढ़ाता ही नहीं है। और अच्छा बन जाता, पढ़ाता ही नहीं है बेशरम। 9:30 तो तुम रिवाइज कराता है बेशरम लोग। 1 घंटा क्लास में भी आधा घंटा अच्छा रिवाइज फिर कराता काम का नहीं रहेगा। हाँ, 1 घंटा क्लास में आधा घंटा तो रिवाइज कराता है हम तुम लोग को। उसमें भी तुम लोग को वो बोलता है कि आधा घंटा क्लास नहीं है। सोचो 1 घंटा क्लास में हम रिविजन कराता तुम लोग को सारा पार्ट्स को वापस से, और फिर भी तुम लोग नाटक देखो। सेक्शन नंबर 19 जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारे पार्ट्स जो है सेक्शन 2 जो ये कल जो अपन करेंगे, सब पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोगों का काम क्या रहेगा, जितना आप लोगों को कराया है उतना एक बार रिकॉल करेगा। आप लोग को रिकॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का मार्क्स मत जाने दो। अभी तक पढ़ के आपको लग रहा होगा कि इतना फुद्दू चैप्टर, इतना इजी चैप्टर है ये। फुद्दू तो नहीं है बट इजी चैप्टर है एकदम। इसका मार्क्स मत जाने दो, कुछ है ही नहीं अभी तक टफ। आप खुद बोलो 4-6 पढ़ा अपन ने, ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, फिर ड्यूटीज पढ़ा, राइट्स पढ़ा, ठीक है, फिर कुछ कुछ पार्ट अभी ड्यूटी वगैरह पढ़ा, म्यूचुअल राइट्स वाला पार्ट, और ये थर्ड पार्टी का अगेंस्ट थोड़ा सा पढ़ा हम लोग, पढ़ रहा था हल्का सा और खत्म हो गया। इतना ही पढ़ा बेटा। इसके बाद क्या है पता है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी वाला पार्ट अपन खत्म करेंगे, फिर वो माइनर वाला पार्ट, ये सब पार्ट है आप लोगों का, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। फिर डिसोल्यूशन वाला पार्ट है, खत्म, चैप्टर खत्म, ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो मतलब ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि अपन तो चैप्टर अपन खत्म करने वाला है, अभी थोड़ा बहुत क्लासेस बाकी है अभी, बट मतलब एज सच एक मतलब दूसरा 2 क्लास के बाद में शायद तक 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जाएगा आपका। उसके अलावा तो ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं, फिर उसके बाद खत्म ही हो जाएगा मतलब चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बट देखो अपन कल कौन सा डे है? संडे। ओके ठीक है। मेरे को एक और क्लास कराना था इस वीक में, हुआ नहीं क्योंकि अपना बहुत छोटे